के बीच हो रहे समझौते से भड़के इजराइल ने लेबनान पर भयानक हमला किया है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो ट्रंप का गुलाम नहीं है, न ही ईरान से हुए समझौते में कोई पार्टी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो लेबनान के साथ सीरिया और गाजा पर बमबारी बंद नहीं करेंगे। वहीं ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल के हमले बंद नहीं हुए तो कोई समझौता नहीं होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। लेबनान में इजराइल के धमाकों ने नेतन्याहू के इरादे साफ कर दिए हैं। मैसेज साफ है कि बम और जहाज अमेरिका का होगा, फाइटर जेट का पायलट इजराइल का होगा और अगला टारगेट ईरान होगा। क्योंकि ट्रंप की ईरान से डील को नेतन्याहू किसी भी कीमत पर फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचने देंगे। ट्रंप जिनेवा में हैं, G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। नेतन्याहू उनसे मीटिंग की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मीटिंग हुई तो समझ लीजिए कि ईरान अमेरिका समझौता बच नहीं सकता, क्योंकि नेतन्याहू के पास ईरान अमेरिका समझौता तुड़वाने की सॉलिड दलीलें हैं। नेतन्याहू ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट ट्रंप को दिखा सकते हैं जिससे ट्रंप का मूड स्विंग होना तय है। What are the expectations for Israel? Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and I consider that the minor war. Iran's a big one, but we have that a little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. वैसे भी ईरान से डील एक तरफा डील कर ट्रंप अपनों का गुस्सा झेल रहे हैं, क्योंकि जिन वजहों से युद्ध भड़का, जिन वजहों से अमेरिका ने सारे जंगी हथियार खाड़ी में उतार दिए, उनका कोई इलाज इस समझौते से नहीं हुआ। ईरान अमेरिका समझौते में एटम बम पर बात नहीं हुई है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम समझौते में शामिल नहीं है। ईरान के लड़ाका ग्रुप का मुद्दा समझौते में शामिल नहीं है। इजराइल के किसी रुख को समझौते में शामिल नहीं किया गया है। समझौते में ईरान को हर्जाना देने की बात नहीं की गई है। ये सबसे अहम शर्तें हैं, समझौते में इनका कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ट्रंप ने ईरान से क्या समझौता कर लिया? किस बात पर दोनों देश युद्ध का अंत कर रहे हैं? क्या सबसे जरूरी और अहम मुद्दों को अनसुलझा छोड़कर ट्रंप ईरान इजराइल को शांत रख पाएंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि ये लड़ाई जिन वजहों से छिड़ी वो 10 की 10 है। ईरान इजराइल की दुश्मनी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर है। ईरान ने ऐलान किया कि अगर लेबनान में इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो 19 जून को होने जा रहा समझौता का फुल एंड फाइनल बेमानी हो जाएगा। فکر میکنم بعدها بیشتر روشن خواهد شد که اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان در بعد از ظهر دیروز تبدیل شد به فرصتی برای تأمین حداکثری منافع ملی ایران و جبهه مقاومت و لبنان. ईरान के इरादे इजराइल को मालूम है, इसलिए नेतन्याहू भी धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका ईरान चाहे जैसी डील करें, इजराइल अपने दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं। इजराइल ने धमकी दी है कि अब लेबनान जैसे गाजा और सीरिया को भी दहलाया जाएगा। הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. अब बमों से ज्यादा बयान असर कर रहे हैं। इजराइल आग उगल रहा है, जंग के मैदान में दुश्मनों को मार रहा है, इंटरनेशनल स्टेज से ट्रंप को सतर्क कर रहा है और ईरान से डील में धोखा मिलेगा, ईरान भरोसे के लायक नहीं,
ट्रंप हैं कि समझौते के लिए ईरान की सारी शर्तें मानते जा रहे हैं। ट्रंप की यही मजबूरी इजराइल को डरा रही है। नेतन्याहू अभी कोशिश में लगे हैं कि 19 जून से पहले ट्रंप अपने रुख से पलट जाएं। नेतन्याहू ने देशवासियों के नाम पैगाम में भी कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש. इजराइल को डाउट है कि ट्रंप से समझौता कर रही ईरानी लीडरशिप पर यकीन नहीं किया जा सकता। इजराइल को सुप्रीम लीडर मुस्तफा के अंडरग्राउंड रहने का मतलब भी समझ नहीं आ रहा है। ट्रंप से डील करने वालों में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद स्पीकर कालीबाफ शामिल हैं, जबकि सुप्रीम लीडर ने अब तक इस डील पर कोई बयान नहीं दिया, न ही वो डील के ऐलान के बाद सामने आए हैं। ईरान अमेरिका में समझौता फाइनल हो रहा है, लेकिन मुस्तफा खामेनेई अब तक अंडरग्राउंड क्यों हैं? ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो भी समझौते हो रहे हैं वो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की गाइडलाइंस के हिसाब से ही हो रहे हैं। ईरान में अब भी सर्वे सर्वा मुस्तफा खामेनेई है। अगर समझौते पर उनकी मोहर नहीं लगती तो समझौता कागजी साबित होगा। वैसे भी सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा ने ऐलान किया था कि एटमी प्रोग्राम ईरान की जमीन जैसा है, जिसे किसी भी हाल में दुश्मनों को नहीं दिया जाएगा। न ही ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को बंद करने वाला है। IAEA के मुताबिक जून 2025 तक ईरान के पास करीब 440.9 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम था। ईरान का कुल संवर्धित यूरेनियम भंडार लगभग 4700 किलोग्राम से ज्यादा का बताया गया था। 60% संवर्धन यूरेनियम से एटम बम बनाया जाता है। अब अमेरिकी एजेंसी अनुमान लगा रही है कि ईरान को यूरेनियम को बम में बदलने, विस्फोटक तंत्र और डिलीवरी सिस्टम तैयार करने में केवल चंद महीने लग सकते हैं। ईरान एटम बम बनाएगा तो क्या वो दुश्मनों से बदला नहीं लेगा? ईरान की लीडरशिप ने धमकी दे रखी है कि समझौता हो या नहीं, ईरान अमेरिका को कभी माफ नहीं करने वाला। ईरान को अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनी की शहादत का हिसाब लेना है। ईरान को युद्ध में मारे गए 55 से ज्यादा कमांडर और लीडर की मौत का बदला लेना है। عدم اجرای توافقات رو داریم، سابقه پاره کردن توافقات رو داریم. همه اینها در ذهن ما وجود داره. ما برنامه مذاکرات رو و اجرای تفاهمی که به دست آمده رو بر اساس بی‌اعتمادی میگذاریم، بر اساس بدعهدی‌های گذشته و تجربیاتی که داریم میگذاریم. در این حال سعی میکنیم که هر چقدر میتونیم برای کشور पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान पीस डील को लेकर ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता आग बबूला हो गए हैं। ट्रंप के सबसे वफादार सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस डील पर संसद में वोटिंग होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप के सबसे बड़े पैरोकार और फॉक्स न्यूज के स्टार एंकर मार्क लेविन तो लाइव शो में अपना आपा ही खो बैठे। मार्क लेविन ने सीधे ट्रंप प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि आखिर इस डील में ऐसा क्या काला है जिसे छिपाया जा रहा है। The agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say, Sean, is again, if the Iranians behave, and if there are sanctions relief, and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. ट्रंप के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी ईरान डील में खतरा ही खतरा दिखा रहे हैं। तो उधर अमेरिका की प्रमुख मैगजीन नेशनल रिव्यू ने भी ट्रंप पर निशाना साधा और तीखा हमला बोला। मैगजीन ने साफ लिखा कि ट्रंप ईरान को यूरेनियम संवर्धन की छूट दे रहे हैं और मिसाइल प्रोग्राम पर भी चुप हैं। ये हूबहू ओबामा की वही नाकाम डील है जिसे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में फाड़ फेंका था। Obama took a shot and said, I don't think this deal is any better than the deal we had before. The JCPOA was dramatically different than what you were describing here tonight. रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस युद्ध से किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं और इसके लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर्दे के पीछे से पूरी डील फिक्स कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के अपने ही सिपहसालार इसे अमेरिका की सबसे बड़ी जिल्लत मान रहे हैं। मतलब
सारे समीकरण ईरान अमेरिका समझौते के खिलाफ हैं। यहां तक कि CIA के डायरेक्टर ने ईरान को लेकर ऐसे दावे कर दिए जिससे इस डील पर सवाल खड़े हो गए हैं। CIA निदेशक ने ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान परमाणु रियायतें देने के मूड में नहीं है। ईरान पीठ पीछे धोखा दे रहा है। ईरान युद्ध रोकने बैन से बचने के लिए समय काट रहा है। ईरान शर्तों पर अड़ा रहेगा, अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेगा। पीस डील को लेकर ट्रंप टीम में बगावत है। ईरान को भी ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। ट्रंप पल पल रंग बदलते हैं। वो कभी ईरान को बर्बाद कर डालने की धमकी देते हैं तो अगले ही बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर को महान बताने लगते हैं। उनके स्टैंड बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अभी तो फाइनल समझौता होने में कई दिन बचे हैं। मुमकिन है नेतन्याहू फिर से ट्रंप को ईरान से युद्ध के लिए मना लेंगे। लेकिन अब अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो फिर अंजाम बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि ईरान ने सारी मिसाइलों को अमेरिकी सैन्य अड्डों की तबाही के लिए तैयार कर रखा है। खाड़ी देशों में सुपर पावर के सैन्य ठिकानों की तबाही परमाणु युद्ध का आगाज होगा। के ताजा ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त कोहराम मच गया है। दरअसल यूक्रेन के हाई स्पीड ड्रोन हमलों से जहां पुतिन बौखला गए हैं, तो वहीं फ्रांस में रूस और पुतिन के खिलाफ जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई है। इधर रूस ने धमकी दी है कि मॉस्को में जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला किया है उसका बदला बहुत जल्द ही लिया जाएगा और ये युद्ध अब 2026 के अंत तक चलेगा। रिपोर्ट देखिए। मॉस्को से लिया कीव का बदला, 2026 के अंत तक महायुद्ध। रूस यूक्रेन जंग को 1574 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक दोनों में से एक भी देश हार मानने को तैयार नहीं है। बेशक रूस ने 4 साल 3 महीने और 23 दिन से ज्यादा के युद्ध में यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यह भी सच है कि नाटो के दम पर यूक्रेन ने रूस को इतना घातक और गंभीर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी कल्पना पुतिन ने कभी नहीं की थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि 24 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ईसाइयों के एक मठ समेत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए थे। उस हमले का बदला जेलेंस्की ने उस वक्त लिया है जब वो फ्रांस के एविया-ले-बेजी में G7 मीटिंग में मौजूद थे। यूक्रेन ने मॉस्को में घुसकर जेट पावर्ड इंजन वाले ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें मॉस्को के पास मौजूद रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लग गई। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 2 हफ्ते में रूस यूक्रेन जंग में तेजी खूनी होती जा रही है और क्यों अब दावे किए जा रहे हैं कि ईरान से डील होने के बाद अब ट्रंप यूक्रेन की तरफ एक बार फिर रूस से 2-2 हाथ कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं रूस पर यूक्रेन के सबसे ताजा हमलों में से, जिसने पुतिन को दहला कर रख दिया। मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला, जेलेंस्की का पुतिन को चैलेंज। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमले किए हैं, उससे राष्ट्रपति पुतिन और रूसी कमांडर को शॉक कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं। रूस की बेहद सुरक्षित और एयर डिफेंस सिस्टम के कवच से लैस इस रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन हमला जेलेंस्की का गेम चेंजर हमला माना जा रहा है। जरा देखिए ये हमला कब और कैसे हुआ और इस हमले की सबसे गोपनीय खबरें इस वक्त क्या क्या निकल कर आ रही हैं। 16 जून की सुबह यूक्रेन ने रूसी राजधानी मॉस्को को दहलाते हुए एक बेहद बड़ा और रणनीतिक ड्रोन हमला किया।
यूक्रेन ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फास्ट जेट पावर्ड सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन्स ने मॉस्को के एयर डिफेंस को चकमा देकर मध्य मॉस्को से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित गाज़प्रोम नेफ्ट तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन हमला इतना सटीक और घातक था कि ड्रोन टकराते ही गाज़प्रोम नेफ्ट तेल रिफाइनरी आग का गोला बन गई। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन और यूक्रेनी खुफिया सूत्रों के मुताबिक ड्रोन सीधे रिफाइनरी के प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट से टकराया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। यह रिफाइनरी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों के लिए गैसोलीन और जेट फ्यूल का मुख्य सप्लायर है। इसके अलावा दक्षिणी कोस्नोडोर क्षेत्र में भी एक तेल डिपो को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी दावों के मुताबिक हमला यूक्रेन की सीमा से लगभग 450 किलोमीटर दूर से दागे गए लंबी दूरी के स्वदेशी यूक्रेन ड्रोन्स के जरिए किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे रूस के लगातार हमलों के खिलाफ एक शानदार जवाब बताया। Yes, Putin has to stop this war, and I have unanimity from all the leaders and EU presidents. So we had the unanimity that Russia is not winning, losing a lot of people, and they have to make a deal as quick as possible. जल रहा है मॉस्को, फ्रांस में जेलेंस्की का जलवा। यूक्रेन के ये नई ड्रोन फ्लीट पूरी तरह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर या कहें एक तरह से गुरिल्ला युद्ध, जहां रूस की एक हाइपरसोनिक मिसाइल की कीमत करोड़ों डॉलर की होती है, वहीं यूक्रेन मात्र कुछ हजार डॉलर के इन स्वदेशी जेट ड्रोन से रूस के अरबों डॉलर के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पंगु बना रहा है। यही वजह है कि फ्रांस में चल रहे G7 समिट में भी यूक्रेन की इस डीप स्ट्राइक क्षमता को रूस पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। फ्रांस के एविया-ले-बै में चल रही G7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की मौजूद हैं। ऐसे वक्त में मॉस्को में जिस तरह से यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है, उसने जेलेंस्की को G7 में एक जुझारू चेहरा बना दिया है। खबर है कि G7 में रूस और पुतिन के खिलाफ कुछ बड़े कदम पर सहमति कुछ देशों के बीच में बन सकती है। फ्रांस के एविया-ले-बै में शुरू हुए G7 सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेरने के लिए पश्चिमी देश बड़ी रणनीति बना रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने G7 सत्र के शुरू होते ही रूस के खिलाफ नए और सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की। इस बार निशाना रूस का शैडो फ्लीट है, यानी वो टैंकर जो रूस की LNG और तेल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाकर छुपाकर ले जाते हैं। ब्रिटेन का लक्ष्य रूस की वॉर मशीन के वित्तीय सूत्रों की पूरी तरह से चोक करना है। यूके ने यूक्रेन को अगले 2 वर्षों तक ऊर्जा संकट से बचाने के लिए एक बड़ी न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई डील की है, ताकि रूस द्वारा यूक्रेनी पावर ग्रिडों को तबाह करने के बाद भी यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप न हो। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ अंतरिम समझौता किए जाने के बाद यूरोपीय नेता इस G7 समिट में ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि वो यूक्रेन को लेकर अपनी सॉफ्ट रणनीति बदले और रूस के प्रति कड़ा रुख अपनाए। जिरकॉन से जला कीव, पुतिन का कयामाती हमला। 36 घंटे पहले रूस के हवाई हमलों के बाद राजधानी कीव के कई हिस्सों में बिजली गुल है। 11 की मौत हो चुकी है और दर्जनों अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इस हमले की तुलना नोट्रे डैम कैथेड्रल पर हुए हमले से की। साफ है कि पुतिन इस युद्ध को अब तक मनोवैज्ञानिक और धार्मिक मोड़ दे रहे हैं। अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रूस ने यूक्रेन पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए हैं, उससे सभी को चौंका दिया है। रूस ने यूक्रेन पर जिरकॉन 3M22 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए। 14-15 जून 2026 की रात में जिरकॉन ने पूरे इलाके को दहला दिया।
यूक्रेनी वायुसेना और सुरक्षा बल के आधिकारिक बयानों के मुताबिक रूसी सेना ने बीती रात यूक्रेन और विशेष रूप से राजधानी कीव पर 70 मिसाइलों और 611 ड्रोनों का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त हमला किया। उसमें 6 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें शामिल थी। रूस ने ये मिसाइलें रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप से लॉन्च की। यूक्रेन के एयरफोर्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से यूक्रेन इन 6 में से 5 जिरकॉन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सफल रहा। रॉयटर्स और स्थानीय मीडिया ने कीव में गिरे जिरकॉन मिसाइल के मलबे और टुकड़ों की तस्वीरें भी जारी की। जिरकॉन मूल रूप से एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी जहाजों को नष्ट करने वाली है, जिसे पुतिन ने जमीनी ठिकानों पर हमला करने के लिए मॉडिफाई किया। यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया, जिसकी रफ्तार 8 से मैक 9 यानी ध्वनि की गति से लगभग 9 गुना तेज यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इतनी ज्यादा गति और हवा में रास्ता बदलने की क्षमता के कारण इसे दुनिया भर के सामान्य रडार ट्रैक नहीं कर पाते। यही वजह है कि यूक्रेन को इसे रोकने के लिए अपने सबसे महंगे और एडवांस पैट्रियट सिस्टम्स को तैनात करना पड़ रहा है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस इन मिसाइलों जिरकॉन, किंजल और ऑर्शोनिक का इस्तेमाल केवल सैन्य ठिकानों के लिए नहीं बल्कि यूक्रेन में डर पैदा करने और कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रहा है। तबाह हो रहा है यूक्रेन, रूस को बर्बाद करने की तैयारी। इस युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से वॉर मोड में डाल दिया। अमेरिकी थिंक टैंक और आर्थिक विश्लेषकों जून 2026 की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को अब तक इस युद्ध में $2.5 ट्रिलियन यानी करीब 250 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। दावों के मुताबिक रूस अपने कुल बजट का लगभग 46% हिस्सा सीधे युद्ध और सेना पर खर्च कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक करीब 12,000 टैंक, 24,000 बख्तरबंद गाड़ियां और 400 से ज्यादा लड़ाकू विमान गंवा चुका है, जिसकी कीमत $125 बिलियन से कहीं अधिक है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर रूस पर हमले तेज हुए तो रूस निश्चित तौर पर अब ऐसी जंग करने को मजबूर हो जाएगा जो दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है।